हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थे विद्युतिकी हम पढ़ रहे हैं और काफी बातें हम इसके ऊपर कर चुके हैं, काफी चर्चा हम अभी तक कर चुके हैं। तो इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे आज। और आज हम चर्चा करने वाले हैं एमजीएच पे। ये एमजीएच क्या भला है? एमजीएच आप सुन भी चुके हो। एमजीएच आप समझते हो कि जब भी आपसे बोला जाए कि एमजीएच है तो एमजीएच का मतलब क्या है? कि एमजीएच का मतलब स्थितिज ऊर्जा है किसी भी कण की, किसी भी वस्तु की। मैं लिखता हूं क्या? एमजीएच। तो एमजीएच से मैं क्या समझता हूं कि एक ऐसी वस्तु है जिसको मैंने एच हाइट के ऊपर रखा हुआ है, किसी जगह से, किसी बिंदु से। मान लेते हैं अभी हम जमीन को ही मान लेते हैं, तो हमने हमारी पृथ्वी से, जमीन से इसको एच हाइट पर रखा हुआ है। तो ये इसकी स्थितिज ऊर्जा हमने बोली, इसकी पोटेंशियल एनर्जी हमने बोली कितनी है? एमजीएच के बराबर है। ये आई कहां से स्थितिज ऊर्जा? ये हम कैसे बता पाए? या जो हमने स्थितिज ऊर्जा का जो ये मान लिया है एमजीएच का, ये निकाला कैसे हमने? ये चीज सोचने वाली बात है। तो स्थितिज ऊर्जा की जो परिभाषा है, उसी परिभाषा के अंदर इसका राज छुपा हुआ है कि ये एमजीएच क्यों आया। स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा यह है कि अगर किसी वस्तु को, किसी कण को एक रेफरेंस पॉइंट, संदर्भ बिंदु से उठाकर किसी दूसरे बिंदु पर ले जाया जाए, किसी संदर्भ बिंदु से उठाकर किसी दूसरे बिंदु पर, जैसे इसको मान लें हम कि ये P बिंदु है यहां से, और ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, संदर्भ बिंदु है, ठीक है। यहां से उठाकर अगर मैं किसी कण को इस P पॉइंट पर ले जाता हूं, तो इस दौरान, इस घटना में जो कार्य किया गया एक बाह्य कारक द्वारा या बाह्य बल द्वारा जो कार्य किया गया, उसको हम बताते हैं कि वही उसकी स्थितिज ऊर्जा है। तो अगर इस परिभाषा से लगते हैं, अगर परिभाषा लिखना चाहो आप, तो बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य कौन सा? किसने किया कार्य? बाह्य कारक ने। बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। कहां से कहां तक ले जाने में? कहां से कहां तक ले जाने में? संदर्भ बिंदु से, संदर्भ बिंदु या आपके रेफरेंस पॉइंट से ले जाने में। कहां तक? किसी भी बिंदु P तक, मान लेते हैं हम संदर्भ बिंदु से P तक ले जाने में जो कार्य किया गया हो, उसको हम बोलते हैं उसकी स्थितिज ऊर्जा। अच्छा भाई, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या है? बल कार्य करेगा, बाह्य बल कार्य करेगा, या हम कार्य करेंगे, या बोल देते हैं इसका कि जो कार्य होगा, बाह्य बल जो कार्य करेगा, वो कार्य जो ग्रेविटी, जो गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा जो कार्य किया गया है, उसका विपरीत करना पड़ेगा, ठीक है। आपको देखो, अगर मान लो इस ब्लॉक को उठा के आपको नीचे से ऊपर लेकर जाना है, तो इसके ऊपर एक गुरुत्व बल लग रहा है, नीचे गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, हमेशा mg के बराबर। तो आपको उठा के ले जाने के लिए कितना बल लगाना पड़ेगा? आपको mg के बराबर बल लगाना पड़ेगा इसको यहां से यहां तक लेकर आने में। कैसे लेकर आ रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ऐसे घुमा के लेकर आ रहे हो, ऐसे इधर उठा के ले गए, पूरे कमरे में घुमा लिया, पूरे रूम में घुमा लिया, फिर यहां ले आए, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। कैसे भी आप कहीं उसको फौरन लेकर ले गए, फिर वापस लाके यहां पर रख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क इस चीज से पड़ रहा है कि आपको P बिंदु पर लेकर जाना है। P बिंदु पर जब लेकर गए हो, तो आपको एक mg बल लगाना पड़ेगा। तो बाह्य बल के द्वारा कार्य की बात कर रहे हैं हम, कि बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य। तो बाह्य कारक कौन सा है? बाह्य कारक हम है, जो हम कार्य कर रहे हैं उसके ऊपर, या हम करवा रहे हैं, किसी मशीन से करवा रहे हैं, किसी मोटर को लगा दिया हमने, ठीक है, या किसी और वस्तु से, किसी और तरीके से हम काम करवा रहे हैं। मतलब हम बाह्य कारक कौन हुआ? हम हुए बाह्य कारक, जो कि बाह्य बल लगा रहे हैं। और हमारे द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? हमारे द्वारा किया कार्य होगा कि जो बाह्य बल हम लगा रहे हैं और उसका डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन सदिश के साथ गुणनफल, ठीक है, सदिश अदिश गुणनफल, ठीक है, इसको हम बोलेंगे वर्क, या फिर इसके द्वारा किया गया कार्य। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा वर्क बराबर एफ एक्सटर्नल। अब एफ एक्सटर्नल लगाने की जरूरत कितनी पड़ेगी? जितना गुरुत्वीय बल लग रहा है उसके विपरीत उतना ही बल आपको लगाना पड़ेगा। तो वो किसके बराबर आया? mg के बराबर, ठीक है भाई, अच्छी बात है। और h, ये विस्थापन कितना हुआ इसका? यहां से लेकर यहां तक, तो इसमें विस्थापन कितना है? h है। और आप जानते हो कि बल जो लगाना पड़ेगा वो ऊपर की ओर लगाना पड़ेगा, विस्थापन भी नीचे से ऊपर की ओर हुआ है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 0 है, तो cos 0 यहां पर 1 हो जाएगा। तो मुझे जो कार्य मिलेगा वो mgh के बराबर मिलेगा, और यही क्या है, इसी को हमने कैसे परिभाषित किया है? यही हमारी स्थितिज ऊर्जा है, गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा है। ये हमारी कौन सी है? गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा, ठीक है।
भाई अच्छी बात है, ये गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा हमें मिल गई, लेकिन हम गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं? ये वाली पोटेंशियल एनर्जी, हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आज तक जो आपको पढ़ाया गया है, जो आपको समझाया गया है, आपको बोला गया कि पोटेंशियल एनर्जी इतनी होती है, mgh के बराबर होती है, ठीक है? शायद 9th क्लास में आपको बताया हो या स्कूल में आपको 11th क्लास में बताया हो कि पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर होती है। तो भाई ठीक है, होती है, कुछ गलत नहीं पढ़ाया उसके अंदर, लेकिन सिर्फ इसी के बराबर हो ये जरूरी नहीं है। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा है, और भी दो तरह की और भी कई और भी तरह के हमारे पास स्थितिज ऊर्जाएं हैं, जैसे कि जिसको हम पढ़ने वाले हैं आगे अभी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम स्प्रिंग में पढ़ते हैं, 11th क्लास में आपने पढ़ा भी होगा उसके बारे में। तो हमारी जो मेन चर्चा आज होने वाली है, जो हम आगे जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, या हम स्थिर वैद्युत स्थित ऊर्जा उसको हिंदी में कहेंगे। तो ये चीज हमने क्या समझी? हमने समझा कि स्थिर ऊर्जा आती कहां से है, कैसे हम उसको परिभाषित करते हैं। उसको परिभाषित करने के लिए हमने mgh पर चर्चा की थोड़ी बहुत, अब हमें समझ में आ गया है कि किस तरह उसको परिभाषित किया। तो हम चलते हैं आगे किस पर? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, स्थिर वैद्युत स्थित ऊर्जा पर हम आगे बढ़ते हैं। इसको मैं यहां से हटा देता हूं और आगे बढ़ता हूं, ठीक है? और आगे मैं लिखता हूं, बनाता हूं, ड्रॉ करता हूं, आपको समझाता हूं, सब कार्य मैं यहां पर करूंगा, ठीक है? अच्छा, हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो आवेश हैं, दो बिंदुवत आवेश हैं, एक Q1 है और दूसरा Q2 है। एक हमने Q1 ले लिया है यहां पर, एक आवेश Q1, और एक को ले लिया है Q2, और एक को ले लिया है Q2, ठीक है? Q1 और Q2 मैंने इसको ले लिया है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, तो आपके मन में क्या सवाल आना चाहिए? आप पूछोगे किसकी स्थितिज ऊर्जा आप पूछ रहे हो? आप पूछोगे क्या कि किसकी स्थितिज ऊर्जा मैं आपको बताऊं, Q1 की बताऊं, Q2 की बताऊं, किसकी स्थितिज ऊर्जा बताऊं? तो आप क्या जवाब दोगे मुझे? मतलब मैं क्या जवाब दूंगा आपको? आपको मैं बोलूंगा कि आप निकाय की स्थितिज ऊर्जा बचाओ। हम जब भी स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं तो हम निकाय की एनर्जी की बात करते हैं, निकाय की ऊर्जा की बात करते हैं। किसी भी एक वस्तु की, एक कण की, एक आवेश की स्थितिज ऊर्जा नहीं होती है। यहां पे आप कहोगे कि ये तो ब्लॉक, आपने बोला था कि ब्लॉक की जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो mgh के बराबर है, तो आपने तो बोला ब्लॉक की है, लेकिन ये ब्लॉक की नहीं है। ये ब्लॉक की नहीं है, किसकी है? ये ब्लॉक और पृथ्वी, ब्लॉक और पृथ्वी, इन दोनों की मिलाकर स्थितिज ऊर्जा है जो mgh के बराबर आई थी। यहां पर हमने क्या किया था? यहां पे हमने बोला था कि जो हमारा संदर्भ बिंदु है, वहां पर जो स्थितिज ऊर्जा है उसको हमने शून्य मान लिया था। क्या मान लिया था? शून्य मान लिया था। तो हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है, वहां पर हम स्थितिज ऊर्जा को क्या मान लेते हैं? जीरो मान के काम करते हैं। अच्छा, अब यहां पे हमने जीरो मान लिया, तो स्थितिज ऊर्जा कितनी आई? mgh के बराबर आई। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं यहां पर मान लेता कि स्थितिज ऊर्जा mgh के बराबर है, तो यहां पर स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती? 2 mgh के बराबर हो जाती। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि इनका जो डिफरेंस है, जो इनका अंतर है, वो अभी भी mgh के बराबर ही है। तो ब्लॉक के अंदर जो स्थितिज ऊर्जा आई है वो mgh के बराबर आ गई है, ठीक है? वो ब्लॉक के अंदर स्थितिज ऊर्जा है, वो किसकी है? इस निकाय की है, इस सिस्टम की है, जो जिसमें ब्लॉक और पृथ्वी दोनों के दोनों आ रहे हैं। अच्छा, अब वापस हम यहां पर आते हैं। इसमें भी अगर देखो, अगर मैं लेता 10 mgh तो यहाँ पे 11 mgh हो जाती है। इसका आपको समझ में आ गया, अंतर की हम बात करते हैं। इसके यहाँ पर हम आते हैं, अगर Q1 Q2 की हम बात करते हैं, तो Q1 और Q2 के अगर मैं स्थितिज ऊर्जा की बात करता हूं, तो आप क्या बताओगे कि Q1 की नहीं, Q2 की नहीं, इस सिस्टम की, इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा मुझे बताइए, इस निकाय की ऊर्जा मुझे आप बताइए। तो किस प्रकार से हम उसको निकालेंगे? हम मान लेते हैं कि Q1 Q2 जो है वो R दूरी पर रखे हैं। कितनी दूरी पर रखे हैं? R दूरी पर रखे हैं, या मान लेते हैं R1 दूरी पर रखे हैं। कितनी दूरी पर रखे हैं? R1 दूरी पर रखे हैं। और मैं आपसे बोलूं कि ये R1 दूरी पर रखे हैं, तो इनकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? इनकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? मैं मानता हूं कि ये R1 पे जब मैं लाया हूं इसको, तो कहीं और से लेकर आया हूं। कैसे, किस प्रकार से? इसको मैंने कर दिया है फिक्स, इसको मैंने फिक्स कर दिया है, बिल्कुल कील से ठोक दिया है मैंने इसको। ये वाला जो Q1 जो है ये पूरी तरह से स्थिर है, ये हिल नहीं सकता है, ठीक है? हथौड़ी मार के मैंने इसको रोक लिया है, चिपका दिया है। यहां पर Q2 जो है वो Q2 चल सकता है, और Q2 को हम चलाकर लाए हैं कहां से? हम चलाकर लाए हैं कहां से? R2 से। कहां से? R2 से। हम मान लेते हैं कि यहां पर था पहले Q2, और इसको चलाकर हम यहां पर R1 पर ले आए हैं। चलो अच्छी बात है, R1 पर हम ले आए हैं इसको, तो इससे क्या मजा आएगा, क्या काम होगा इसका? हम क्या कर सकते हैं इसमें? ये देखो बहुत ही बुरी लाइन खींची है, बिल्कुल सीधी लाइन नहीं है, तो इसको हम सीधा कर लें पहले। तो इसको सीधा करके क्या करेंगे हम? कि लिखेंगे यहां पर ये R2 है। अच्छा ठीक है, R2 से R1 पर हम लेकर आए हैं। चलो अच्छी बात है भाई।
ऐसा है, अगर ऐसा है तो मैं आपको क्या बोलूंगा कि आप कार्य निकालो जो कि R2 से R1 में लाने में करना पड़ा हमें। अब मैं क्या करूंगा, बाह्य कारक द्वारा कार्य निकालते हैं। तो हमने क्या किया होगा, हम इसको उठाए होंगे, हमने इसको उठाया होगा Q2 को, और Q2 को उठाकर यहां पर रखा होगा किसी प्रकार से, या धक्का दिया होगा, धक्का देते देते यहां पर लाकर रखा होगा इसको, या घुमा के कैसे भी करके किसी मशीन से उठा के इसको यहां पर लाकर रखा होगा। तो हमने कुछ कार्य किया होगा, हमारे द्वारा कोई कार्य हुआ होगा। वो कार्य किसके विरुद्ध किया होगा, हमने किसके अगेंस्ट किया होगा, हमने उसको कार्य किया होगा, हमने स्थिर वैद्युत बल के विरुद्ध, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट। जब यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य हुआ था तो उसको हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहा था, गुरुत्व स्थिति ऊर्जा कहा था। जब यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट होगा, जब स्थिर वैद्युत बल के अगेंस्ट होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्थिर वैद्युत स्थितिक ऊर्जा हम उसको बोलेंगे। ये चीज आपको बिल्कुल एकदम क्लियर है। अच्छा, हमने R2 से उठाकर इसको R1 पर लेकर आ गया है। अच्छा, अब तो कार्य निकालने की कोशिश करते हैं, हम कार्य निकालने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि यहां से हम लेकर आए हैं, तो Q1 से कुछ दूरी x, कोई मध्य बिंदु की बात करते हैं, मध्य बिंदु मतलब किसी बीच के अंतराल की बात करते हैं। जब ऐसा हुआ होगा कि Q1 से Q2 x दूरी पर रहा होगा, Q1 से Q2 x दूरी पर रहा होगा, और उसको हमने dx दूरी चलाया होगा। कितना दूरी चलाया होगा, dx दूरी हमने उसको चलाया होगा। बिल्कुल सही बात है, कर सकते हैं हम ऐसा कि बहुत छोटी सी दूरी के लिए हम बात कर रहे हैं। आप इसके अंदर आपसे पूछता हूं कि बल जो है, जो बल लग रहा है इसके ऊपर, वो नियत है या बदल रहा है। आप देखोगे कि जो बल आएगा वो यहां से k Q1 Q2 Fe बराबर k Q1 Q2 बटे एक्स स्क्वायर के बराबर आएगा। अब जैसे जैसे x बदलेगा वैसे वैसे Fe भी बदलेगा, ये बिल्कुल सही बात है, इसके अंदर कोई शक नहीं है। अगर अगर x बदल रहा है तो Fe भी बदल रहा है। इससे क्या फर्क पड़ेगा, अगर ये Fe है तो इतना ही बल हमें इस दिशा में लगाना पड़ेगा। आप देखोगे इसको धकेलने की कोशिश करेगा उधर, Q2 को अगर मान लेता हूं दोनों ही पॉजिटिव हैं, दोनों ही धनात्मक हैं, तो Q2 को उधर धकेलने की कोशिश करेगा, और हम इसको इधर लेकर आएंगे। तो इधर लाने में हमें कितना बल लगाना पड़ेगा, हमें बल लगाना पड़ेगा कितना, k Q1 Q2 बटे एक्स स्क्वायर। ये हमारा एक्सटर्नल या बाह्य बल हो जाएगा। ये इतना बल हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अगर ये हमें लगाना पड़ा और मैं पूछता हूं कि कितना कार्य किया गया इस बल द्वारा, तो आप बोलोगे कि एक्सटर्नल फोर्स या बाह्य बल द्वारा जो कार्य किया गया, वो एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है और जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, dx डिस्प्लेसमेंट हुआ, उन दोनों का आप सदिश गुणनफल कर दो, इसके बराबर आएगा। तो ये कितना है हमारे पास, k Q1 Q2 बटे एक्स स्क्वायर, और ये कितना है हमारे पास, dx के बराबर है। k Q1 Q2 बटे एक्स स्क्वायर, और ये dx के बराबर हमारे पास आया है। जिस तरफ हम बल लगा रहे हैं उसी तरफ विस्थापन भी हो रहा है, तो जो थीटा होगा दोनों के बीच में शून्य होगा, cos 0 यहां पर 1 हो जाएगा, तो वो उसको हम हटा देते हैं। सदिश गुणनफल हमने, अदिश गुणनफल हमने इसका कर दिया है। और इसको निकालने के लिए क्या बोलेंगे हम, यहां पर मैंने इंटीग्रेशन नहीं लगाया, तो आप इंटीग्रेशन लगा दीजिएगा कि इंटीग्रेट अगर मैं इसको कर देता हूं, समाकलन कर देता हूं, तो मुझे पूरा कार्य पता चल जाएगा R2 से R1 लाने में जो कार्य किया गया। ठीक है, R2 से R1 लाने में कार्य जो किया गया वो हमें पता अगर चल जाए तो किस प्रकार से हम करेंगे इसको, हम देखेंगे कि ये वर्क डन जो है एक्सटर्नल फोर्स द्वारा वो कितना आएगा, k Q1 Q2 को बाहर ले लिया आपने, इंटीग्रेशन 1 बटे एक्स स्क्वायर dx के बराबर, कहां से कहां ले गए हो, R2 से R1 उसको आप ले गए हो। ये आपने लिमिट भी लगा दी है यहां पे, तो आसान सी चीज है, इसमें कुछ घबराने वाली बात है नहीं। तो इसको अगर आप करते हो तो कितना आ जाएगा, k Q1 Q2 माइनस 1 बटे एक्स, R2 से R1 हम इसको ले गए हैं, इसको थोड़ा सा हल कर लो, तो k Q1 Q2 1 बटे R2 माइनस 1 बटे R1 ये आपके पास आ जाएगा। ये आ गया कि आपका क्या आ गया, ये आ गया कार्य किया गया, जो कि ठीक है, ये हमारे पास कार्य मिल गया। अच्छा भाई, ये जो कार्य मिला है, अब इसको किस प्रकार से हमें इस्तेमाल करना है आगे हमारे काम में जो हम कर रहे हैं। आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा पहले भी, कि जो एक्सटर्नल वर्क द्वारा कार्य होता है, एक्सटर्नल बल द्वारा जो कार्य होता है, एक्सटर्नल फोर्स द्वारा जो कार्य होता है, वो होता है U फाइनल माइनस U इनिशियल के।
U फाइनल माइनस U इनिशियल, मतलब अंतिम स्थिति में जो स्थितिज ऊर्जा है माइनस प्रारंभिक स्थिति में जो स्थितिज ऊर्जा है इसके बराबर होता है। ये आपने पहले पढ़ा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने पहले पढ़ चुका है कहीं 11th क्लास में शायद, ऐसा मुझे याद आ रहा है। वर्क एनर्जी जो चैप्टर है आपको उसमें अच्छे से आपने अगर पढ़ा होगा तो आपने ये चीज आपको पता होगी। ठीक है, यहां पर वर्क एक्सटर्नल किसके बराबर आ गया? U फाइनल माइनस U इनिशियल के बराबर हमारे पास आ गया है। अगर ऐसा है, अगर ये चीज हमें पता है तो हम क्या बोल सकते हैं यहां से कि वो जो वर्क आया है K Q1 Q2 अंदर क्या है 1/R2 माइनस 1/R1, ये U फाइनल माइनस U इनिशियल के बराबर है। U फाइनल माइनस U इनिशियल के बराबर है। चलो ठीक है, देखते हैं आगे। अब ये तो वही बात कि हमने जब R2 से R1 पर लेकर आए हैं, R2 से R1 पर हम ले आए हैं आवेश को, तो ये हमारे पास स्थिति ऊर्जा आ गई है। कितनी स्थिति ऊर्जा आएगी? K Q1 Q2 1/R2 माइनस 1/R1। ये जो स्थिति ऊर्जा है, ये इसका डिफरेंस मतलब इसका अंतर आया है कि U फाइनल माइनस U इनिशियल हमें मिल गया है। लेकिन हमें तो फॉर्मूला चाहिए कि अगर एक निकाय है, दो आवेश रखे हैं उसके अंदर, तो उन दोनों के बीच क्या स्थिति ऊर्जा होगी ये हमें चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं? हम इसके अंदर मान सकते हैं कि हमने एक संदर्भ बिंदु ले लिया है, हमने एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया। और रेफरेंस पॉइंट कहां लिया है हमने? अनंत पे। और अनंत पे हम मान लेते हैं कि हमारी जो स्थितिज ऊर्जा है वो कितनी है? शून्य के बराबर है। तो हम क्या लिख देते हैं यहां पे कि अनंत पे जो स्थितिज ऊर्जा है U इंफिनिटी जो है वो किसके बराबर है? 0 के बराबर है। और हम मान लेते हैं कि R बराबर R पे जो हमारी स्थितिज ऊर्जा है वो U के बराबर है। ठीक है, R बराबर R पे जो स्थितिज ऊर्जा हम ले रहे हैं वो U के बराबर है। तो इस फॉर्मूले में अगर हम देखते हैं कि अगर हम थोड़ा सा बदल दें मानों को, छोटे वाले को हम R रख दें, जो छोटी दूरी है उसको R रख दें, और बड़ी दूरी को हम रख देते हैं इंफिनिटी, तो हमें क्या मिलने वाला है इसके अंदर हम देखते हैं। छोटी दूरी को हमने रख दिया है R, तो K Q1 Q2 तो बाहर हमारा चल रहा है, तो 1/R माइनस 1/इंफिनिटी बराबर U फाइनल माइनस U इनिशियल। अब फाइनल क्या हो जाएगा? U के बराबर, माइनस U इनिशियल कितना है? 0 के बराबर। तो U हमें यहां से कितना मिल जाएगा? K Q1 Q2 बटे R के बराबर। ठीक है, ये फॉर्मूला है एक निकाय दो आवेशों के बीच, दो बिंदुवत आवेशों के बीच क्या पोटेंशियल एनर्जी, क्या स्थितिज ऊर्जा होती है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। बिल्कुल अच्छे से आपको याद रखना है कि ये K Q1 Q2 बटे R के बराबर होती है। ये एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि है। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है इसके? ये एक अदिश राशि है। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। ये तीनों चीजें इसके साथ हो सकती हैं। अगली चीज क्या है कि आपको जो आवेश का मान रखना है यहां पर वो चिन्ह के साथ रखना है। तो ये चीज आप याद रखेंगे कि आवेश को चिन्ह के साथ रखा जाएगा। आवेश को चिन्ह के साथ रखना है, बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। जो हम अभी तक कूलाम के नियम से जो बल निकाल रहे थे या विद्युत क्षेत्र लगा रहे थे, उसके अंदर हम Q का चिन्ह नहीं रखते थे। हम अपने सोच समझ से दिशा बताते थे, किस तरफ से किस तरफ विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, किस तरफ बल की दिशा होगी। लेकिन यहां पर आपको चिन्ह के साथ रखना है, और चिन्ह के साथ रखने पर ही आपको मान मिलेगा। पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, जो भी मान मिलने वाला है वो मान आपको मिल जाएगा। चिन्ह के साथ रखना, लेकिन याद रखना है कि चिन्ह के साथ आपको रखना है। तो फॉर्मूला मुझे क्या मिला है? यहां से मुझे फॉर्मूला मिला है कि ये जो U है, जो स्थितिज ऊर्जा है, वो K Q1 Q2 बटे R के बराबर है, जबकि Q1 और Q2 दो आवेश हैं जो कि R दूरी पर रखे हैं। Q1 और Q2 आवेश हैं जो कि R दूरी पर रखे हैं। यहां पर एक चीज हमने मानी है, यहां पे हमने माना यह है कि अनंत पर U का मान जो है वो 0 के बराबर है। अनंत पर U का मान 0 के बराबर है, तब ये फॉर्मूला हम बोल पा रहे हैं। ठीक है, जब हम mgh की बात कर रहे थे, जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की हम बात कर रहे थे, तो हमने माना था कि पृथ्वी पर जो स्थितिज ऊर्जा है वो 0 के बराबर है। तो यहां पे हमने क्या मान लिया? अनंत पे जो स्थितिज ऊर्जा है वो 0 के बराबर है। तो हमारा काम हो गया है। हम बोल सकते हैं कि Q1 और Q2 जो अगर है तो इनके बीच में स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो
के Q1 Q2 बटे R के बराबर होगी। तो इसी पर हम एग्जांपल देख लेते हैं आगे और देख लेते हैं क्या कैसे कैसे क्वेश्चन इस पे आसान से जो बनते रहते हैं वो आपको आसानी से आ भी जाएंगे, उसी पे हम कर भी लेते हैं। अच्छा, आप मानिए कि दो आवेश हैं आपके पास Q और Q दो आवेश हैं आपके पास और उनकी दूरी R है। बता दो इनके बीच में स्थित ऊर्जा क्या होगी, इस निकाय की स्थित ऊर्जा क्या होगी, जल्दी से बता दो आप मुझे क्या होगी। कि दो आपके पास आवेश हैं Q और Q, बिल्कुल बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। Q और Q, दूरी इनके बीच में ले लेते हैं हम 1 मीटर की, R नहीं लेते हैं, 1 मीटर की दूरी हम इसके बीच में ले लेते हैं। ठीक है, तो इनकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, चाहे Q का मान भी ले लें, क्या हम Q का मान भी लेते हैं हम 10 की पावर -3 कूलम। ठीक है, एक मिली कूलम एक मिली कूलम के बराबर ले लेते हैं, 10 की 3 -3 10 की घात -3 कूलम हम इसको ले लेते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए तो कितना होगा, इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, U किसके बराबर होगा, KQ² या KQ × Q बटे R। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, इसके में आपको मान रखना है, बस कुछ नहीं करना। K का मान आप रख दो 9 × 10 की पावर 9, Q का मान आप रख दो कितना है 10 की घात -3 और इधर भी 10 की घात -3 और नीचे 1 तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 9 × 10 की घात 3, किस में आएगा, जूल में आएगा बिल्कुल, क्योंकि ऊर्जा की यूनिट क्या होती है, मात्रक क्या होता है, जूल होता है, वो तो बदल नहीं जाएगा, वो तो जूल ही रहेगा। तो आपको मिल जाएगा 9 × 10³ जूल, यहां पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अगर दूसरा क्वेश्चन हम करना चाहें इसके ऊपर एग्जांपल एक और आप करो, आप जैसे मैं लिखता जाता हूं वैसे वैसे पॉज करो, वीडियो को पॉज करके देखो कि मैं किस प्रकार से आगे इनको बना रहा हूं, कर रहा हूं। ठीक है, पहले लेकिन आप ट्राई कर लो। तो अगर मैं मानता हूं कि मेरे पास एक आवेश है Q और दूसरा आवेश है -Q और ये दोनों हैं R दूरी पर रखे हुए, तो अब आपको बताना है कि इनके बीच में स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो इसको आप आसानी से बता सकते हो क्या होगा, इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, U कितना होगा इसका, U किसके बराबर होगा, K Q1 Q2 बटे R के बराबर होगा। बिल्कुल आप Q1 Q2 का मान रख दो, क्या रखोगे मान, K Q1 यानी कि Q और Q2 यानी कि -Q और R तो R ही है, वो यह रहेगा। U कितना आ गया हमारे पास -KQ² बटे R, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी आ गई -KQ² बटे R, तो ये हमें मिल गया यहां से। अच्छा, सवाल एक और करते हैं इसके ऊपर हम, इसी की तरह का एक छोटा सा सवाल जो कि इससे थोड़ा सा अलग है, बिल्कुल इसी तरह सा है लेकिन इससे अलग है। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि प्रारंभिक स्थिति में जो Q1 Q और -Q आवेश हैं जो कि हमने यहां बनाए थे अभी, वो किसी R दूरी पर हैं। ठीक है, और अंतिम स्थिति में किसी तरह से किसी जुगाड़ लगा के मैंने उसको R से उठा के 2R पे ले गया हूं। क्या किया मैंने, R से उठा के 2R पे ले गया हूं। तो प्रारंभिक स्थिति कैसी थी कि Q1 है, Q है और -Q है, Q और -Q है हमारे पास, और बाद में क्या हो गया है, Q और Q जो है -Q है वो 2R दूरी पर आ गए हैं। शुरू में कितनी दूरी पर हैं, ये Q और ये -Q आपकी कितनी दूरी पर है, R दूरी पर हैं। अब किसी तरीके से चलो इसको फिक्स भी कर दें तो भी क्या दिक्कत है। ठीक है, यहां से हमने इसको उठाया Q2 को, दूसरे वाले चार्ज को, आवेश को, और हम ले गए हैं इसको -Q पे, -Q पे ले गए मतलब 2R पे ले गए हैं। अब दूरी जो है वो इनके बीच की क्या हो गई है, 2R हो गई, जो कि पहले क्या थी, जो कि पहले R के बराबर थी। ठीक है, ये हमें मिल गया है भाई। ठीक है, अच्छी बात है। चलो अब आपको बताना है कि ये जो हमने किया है, जो हमने कार्यस्तानी की है इसके साथ, इसको करने के अंदर कितना कार्य हमें करना पड़ा, कार्य तो करना पड़ेगा ना। अगर कार्य करना पड़ रहा है तो वही आपसे पूछा गया है कि इसके अंदर हमें कितना कार्य करना पड़ा, कितनी मेहनत हमें इसके अंदर करनी पड़ी, ये निकालना पड़ेगा हमें इसके अंदर। हमने कहां से किया है, हमने R से उठा के 2R पे ले गए हैं -Q को। चलो भाई देखते हैं कितना कार्य हमें करना पड़ेगा इस घटना में। इस घटना को कराने के लिए हमें कितना कार्य करना पड़ेगा। आप जानते हो कि जो कार्य हमें करना होगा वो किसके बराबर आता है, वो होता है U फाइनल माइनस U इनिशियल के बराबर। ठीक है भाई, अच्छी बात है, ये हम जानते हैं अच्छी तरह से। अगर ये हम जानते हैं तो इसी फॉर्मूले का हम उपयोग करेंगे और उपयोग करके हम इसका कार्य निकालें, कितना कार्य करना पड़ा इसको। तो आप बोलोगे कि जब ये R दूरी पर था तब इसकी जो ऊर्जा थी वो UI के बराबर थी, जब ये 2R दूरी पर आ गया तब इसकी जो ऊर्जा हो गई वो UF के बराबर हो गई। तो UI जो थी वो कितनी थी, KQ -Q बटे R के बराबर, यानी कि -KQ² बटे R के बराबर थी, हाँ के ना। और अगर बात करते हैं UF की, तो UF कितनी थी, KQ -Q बटे 2R के बराबर, जिसको हम क्या लिखेंगे -KQ² बटे 2R। अब आपको क्या करना है, सीधे सीधे UF और UI का मान यहां रखना है। तो वर्क कितना आ जाएगा, कार्य कितना आ जाएगा आपके पास, कार्य जो होगा वो आ जाएगा
जब मैं एक्सटर्नल लिखता हूं तो बाह्य कारक समझ में आज समझा करो कि बाह्य कारक की हम बात कर रहे हैं। तो कितना होगा, यू फाइनल कितना है इसके अंदर, माइनस के क्यू स्क्वायर बटे 2r माइनस के क्यू स्क्वायर बटे r। ठीक है, ये हमें मिल गया। इसको आप हल कर लोगे तो कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो प्लस 2k स्क्वायर बटे 2r, तो k स्क्वायर बटे 2r यहां पर आ गया है, k स्क्वायर बटे 2r यहां पर आ गया है, जो कि अगर मैं चाहूं तो इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अलग से और यहां पर q स्क्वायर बटे 2r लिख सकता हूं, जिसको मैं और अगर हल करना चाहूं तो q स्क्वायर बटे 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r के बराबर आया है। ये हुआ है बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य का मान। अच्छा, इसको समझो, ये क्या लिखा है, ये लिखा है q स्क्वायर बटा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये q स्क्वायर देखो, ये q स्क्वायर किसी प्रकार से नेगेटिव आ सकता है क्या, q स्क्वायर का मान मुझे ऋणात्मक मिल सकता है? बिल्कुल नहीं मिल सकता ऋणात्मक इसका मान मुझे, 8 भी नहीं मिल सकता, पाई भी नहीं हो सकता, एप्सिलॉन नॉट भी नेगेटिव हो सकता, r भी नेगेटिव हमारे पास नहीं है। अगर ये नेगेटिव नहीं है तो जो कार्य हो रहा है इस दुर्घटना में, इस घटना में, ठीक है, वो कितना हो रहा है, वो हो रहा है पॉजिटिव कार्य हमें करना पड़ रहा है। पॉजिटिव कार्य करने का मतलब यह है कि हमें मेहनत करनी पड़ रही है, हमें मेहनत करनी पड़ रही है। तो किस चीज को आप समझ पा रहे हो क्या, आप समझ पा रहे हो कि ये जो दोनों हैं ये विपरीत प्रवृत्ति के चार्ज हैं, आवेश हैं। अगर मैं इसको फिक्स भी कर देता हूं, अगर मैं इसको रोक भी देता हूं, तो ये इसको अपनी तरफ खींच लेगा, खींचेगा नहीं खींचेगा? अगर ये अपनी तरफ खींच रहा है इसको, तो इस खिंचाव को, इस बल को रोकने के लिए मुझे इसके विपरीत बल लगाना पड़ेगा। अगर विपरीत बल लगा, इसको समझो आप ऐसे कि ये उधर जाने की कोशिश कर रहा है, मैंने इसको रस्सी से पकड़ रखा, नहीं तू नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा करके मैं इसको खींच के इधर लेकर आ रहा हूं, इधर लेकर आ रहा हूं, तो मुझे बल लगाना पड़ रहा है। तो बल जो मैं लगा रहा हूं उसकी वजह से मुझे पॉजिटिव कार्य करना पड़ रहा है, एक पॉजिटिव मुझे वर्क देना पड़ रहा है, इसकी तरफ धनात्मक बल, धनात्मक कार्य करना पड़ रहा है। ठीक है, तो जब भी आपके पास कार्य धनात्मक आता है तो आप उससे क्या समझते हो, एक कौन सा कार्य, एक्सटर्नल वर्क, यानी कि जो हम कर रहे हैं, अगर वो पॉजिटिव आता है तो उसका मतलब यह है कि आपने मेहनत की है। ठीक है, अगर नेगेटिव आता है तो बोलते कि आपने मेहनत नहीं की है, जो अंदर जो बल लग रहा था इसके अंदर उसने मेहनत की है। मतलब अगर मान लीजिए कि यहां पर माइनस क्यू की जगह प्लस क्यू होता, माइनस क्यू की जगह प्लस क्यू होता, अभी भी आपको कार्य करना, अभी आपको यहां r से 2r लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता, ये खुद ब खुद यहां आ जाता। क्यों? क्योंकि q और q दोनों अगर समान प्रवृत्ति के होते तो ये खुद ही इसको भगा देता, चल निकल यहां से, जा 2r पे। ठीक है, ये अपने आप हो जाता, हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ता उसके अंदर, हमें इसको रोकने में कार्य करना पड़ता। अगर मैं कहता कि नहीं तो 2r पे नहीं आएगा तो मुझे कार्य करना पड़ता। ठीक है, आप बस इतना याद रखो कि जब भी बाह्य कारक द्वारा कार्य पॉजिटिव आता है, इसका मतलब यह होता है कि हमने मेहनत की है। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। तो ये सवाल हुआ एक, इसी तरह के हम और सवाल अभी देखते हैं और आगे करते हैं। इसको हम हटा देते हैं यहां से, ठीक है, बिल्कुल साफ कर देते हैं, हम इसको क्लीन कर देते हैं बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं मान लो कहूं आपसे कि आपके पास एक वर्ग है, वर्ग के चारों कोनों पर, वर्ग के चारों कोनों पर मैंने क्यू 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 आवेश रख दिया है, चारों कोनों पर क्या रख दिया है, क्यू 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 आवेश मैंने वर्ग के चारों कोनों पर रख दिया है। आपको यह बताना है कि ये जो निकाय बना है, ये जो निकाय हम बना पाए हैं, इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा कौन सी वाली, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, ये आपको बताना है। तो पहले अपने आप डायग्राम बनाओ और देखो करके उसको, फिर मैं डिस्कस करता हूं। इसको कर लिया ना, चलो हम इसको बना लेते हैं, पहले ड्रॉ कर लेते हैं हम इसको। तो क्या कहना चाह रहा है कि हमारे पास बिंदुवत आवेश है 4, जो कि इस वर्ग के चारों कोनों पर रखे हैं। बिल्कुल रख दो आप इस प्रकार से, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, ये हमने रख दिए हैं, यहां पर रख दिए हैं। तो ये किसके बराबर है, ये a के बराबर है, तो इसकी चारों भुजाएं a के बराबर हो जाएंगी। चलो अच्छी बात है। तो इसको हम क्या मान ले, ये q है, ये q है, ये भी q है और ये भी क्यों है, ये क्यों है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों है, लेकिन ये है। अगर ये है तो हमें इसको बताना पड़ेगा कि इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या है। अब हम मान लेते हैं कि ये जो बिंदु है ना, ये जो बिंदु है इसको हम मान लेते हैं क्या है, a। ये बिंदु a है, इसको हम मान लेते हैं b, और इस बिंदु को मान लेते हैं c, और इस बिंदु मान लेते हैं हम d। ठीक है, ये 4 बिंदु हमने मान लिए हैं कि ये जो चारों आवेश है हमारे पास, ये a b c d 4 बिंदुओं पर रखे हैं। अच्छा, अगर हम इसकी स्थितिज ऊर्जा निकालना चाहते हैं तो इसकी स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या है? इसकी स्थितिज ऊर्जा का मतलब यह है कि किसी अनंत बिंदु से एक एक आवेश को लाकर यहां रखने में जो कार्य किया गया हो, उस कार्य को हम बोलेंगे कि इसकी स्थितिज ऊर्जा है।
ठीक है। अब क्या करना है हमें, हमें ये करना है कि हमें एक एक करके इनको लाकर रखना है, एक एक करके हम इनको लाकर रखना है। तो हम मान लेते हैं सबसे पहले ए को लाकर रखते हैं। अगर हमने सबसे पहले ए को लाकर रखा तो ए की खुद के अकेले की स्थिति तो कुछ है नहीं, कुछ होती नहीं है, वो तो निकाय की होती है। ठीक है, अच्छा चलो अब हमने क्या किया, अब हम बी को लेकर आए। अब ए और बी की कुछ स्थितिज ऊर्जा होगी, फिर हम सी को लेकर आए तो ए की सी के साथ भी होगी और बी के साथ भी होगी। फिर हम डी को लेकर आए तो डी की सी के साथ भी होगी, ए के साथ भी होगी और बी के साथ भी होगी। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हमें कर देगी। तो इसको करने का तरीका हम एक निकाल लेते हैं और उसको याद रख लेते हैं और उसी हिसाब से हम करते हैं। अच्छा, हम इस पे देखेंगे, हम सिर्फ ये चीजें देखेंगे कि कौन सा आवेश किस आवेश के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, बातचीत कर रहा है। ठीक है, तो दोनों जो आपस में बातचीत कर रहे हैं हम उनको लिखते जाएंगे। हम बोलेंगे कि ए और बी आपस में बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, जो बात ए बोल रहा है वही बात बी भी बोल रहा है। इसका मतलब अगर मैं ए बी लिखूं या बी ए लिखूं, दोनों बात बराबर है। ठीक है, अभी हमने किसको पकड़ लिया है, ए को पकड़ लिया है। हम देख रहे हैं ए किसके साथ बात कर रहा है, ए बी के साथ बात कर रहा है, ए सी के साथ भी बात कर रहा है और ए डी के साथ भी बात कर रहा है। तो किसके साथ बात कर रहा है, ए बी, ए सी और ए डी। अच्छा, अब इसकी बातचीत हमने पता कर ली कि ये किसके साथ बात कर रहा है। अब हम इसको हटा देंगे, इसको छुपा लेंगे, हम इसके ऊपर अभी हाथ रख लेंगे, हम इसको देखेंगे नहीं। अब हम देखेंगे जो बचे हुए हैं, कौन कौन से बचे हैं हमारे पास, बी, सी और डी। अच्छा, बी, सी और डी में देखेंगे तो बी किसके साथ बात कर रहा है, बी सी के साथ भी कर रहा है और बी डी के साथ भी बात कर रहा है। तो क्या क्या लिख लेंगे हम, बी और डी। बी किसके साथ कर रहा है, सी के साथ भी कर रहा है और बी जो है वो डी के साथ भी बात कर रहा है। अच्छा, एक और बचा, अब हम इसको बी को भी छुपा लिया हमने, ए को भी छुपा लिया, बी को भी छुपा लिया। अब देखें हम सी किसके साथ बात कर रहा है, सी बात कर रहा है डी के साथ। अच्छा ठीक है, अच्छा अब डी को लिखने की जरूरत है क्या हमें अलग से, हमें डी को लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि डी जो बात कर रहा है सी के साथ, जो सी डी के साथ बात कर रहा था वही डी सी के साथ बात कर रहा है, तो इसके अंदर कवर हो गया। अब डी ए के साथ जो कर रहा था वो किसमें कवर हो गया, इसमें कवर हो गया। डी बी के साथ जो कर रहा था वो इसमें कवर हो गया। सी की बात करते हैं तो उल्टा चलेंगे तो सी बी किसमें कवर हो गया, सी बी इसमें कवर हो गया, आपका बी सी में कवर हो गया। मतलब आपको सिर्फ एक ही तरीके से लिखना है, तो बाद में आपको वही चीज वापस नहीं लिखनी है। तो दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो हमने एक बार लिख दिया भैया राम और श्याम बात कर रहे हैं, इसका मतलब तो ये भी हो गया ना कि श्याम और राम बात कर रहे हैं, तो वो ठीक है, एक ही बात है, हमारे पास ये मिल गया। अब हम क्या करेंगे, हम ए बी की स्थिति ऊर्जा लिखेंगे, AC की लिखेंगे, AD की लिखेंगे, BC की लिखेंगे, BD की लिखेंगे और CD की लिखेंगे और उनको जोड़ देंगे और हमारे पास जवाब मिल जाएगा। तो किस प्रकार से हम इसको कर पाएंगे, AB की स्थिति ऊर्जा अगर मैं लिखने को बोलूं आपको तो आप क्या लिखोगे यहां पे स्थिति ऊर्जा इसकी, आप लिखोगे कि KQ बटे A, K Q इंटू क्यू यानी कि KQ स्क्वायर बटे A, तो ये आपको मिल गया यहां से। अगर मैं बात करता हूं AC की, तो AC की आप क्या लिखोगे, A और C देखो कितने दूरी पर है, ये दूरी क्या होगी, √2a दूरी होगी ये, ठीक है। अब ये चीज में जो आपको बताने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए कि अगर ये A है ये A है तो ये √2a होगी, ठीक है। अगर नहीं आता तो पढ़ो ठीक से पहले आके फिर उसको करो, बिल्कुल शर्म आने वाली बात है ये, अगर आपको ये √2a पता नहीं है तो कैसे आ रहा है, ठीक है। अच्छा, AC की अगर हम बात करते हैं तो AC कितना हो जाएगा, KQ स्क्वायर बटे √2a। और AD की अगर हम बात करते हैं तो AD कितना आ जाएगा मेरे पास, देखो A और D के बीच में दूरी कितनी है A, तो KQ स्क्वायर बटे A। ये Q स्क्वायर कैसे आ रहा है ऊपर, Q इंटू Q को हम कर रहे हैं तो आ रहा है। BC की अगर हम बात करते हैं तो BC कितना होगा, ये है KQ स्क्वायर बटे A, सेम कलर से लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास कलर खत्म हो गए। और BD की अगर हम बात करते हैं तो BD की बात करते हैं तो KQ स्क्वायर बटे √2a। और CD की हम बात करते हैं तो CD की बात करते हैं तो KQ स्क्वायर बटे A, KQ स्क्वायर बटे A। ये हमें मिल गई कितनी, 1 2 3 4 5 6 स्थितिज ऊर्जा हमें मिल गई है। मतलब जो भी एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं उन सबकी ऊर्जा हमने लिख ली है। अब हमें क्या करना है, हम इनको जोड़ना है, तो जोड़ दो इनको। तो कितने KQ स्क्वायर बटे हैं, 1 2 3 और 4, तो 4 KQ स्क्वायर बटे A, तो ये हो गया। और कितने √2a नीचे आ रहे हैं, 2, तो 2 KQ स्क्वायर बटे √2a, ये हमें मिल गया, ठीक है। इसको आप हल कर लो, थोड़ा सा और हल करना चाहते हो तो ये आपका जवाब हो जाएगा, ये आपको पता चल जाएगा क्या जवाब आने वाला है। ऐसा ही एक सवाल और कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज है। अगर हम मान लें कि हमारे पास एक त्रिभुज है समबाहु, जिसकी भुजा कितनी है, A भुजा है इसकी, यहां पर चार्ज रखा है Q, यहां पर चार्ज रखा है Q, और इस बार हम मान लेते हैं कि यहां पर चार्ज रखा है -Q। इसको हल कर लो, क्या इसको हल कर पाओगे क्या, बिल्कुल कर पाओगे। बिल्कुल पॉज करो वीडियो को, इसको हल करने की कोशिश करो। अगर हल कर देते हो तो मतलब आपको ये समझ में आ गया, नहीं कर पाते हो तो वापस इसको ट्राई करो, वीडियो को पीछे ले जाओ, वापस देखो, ठीक है, रिवाइंड करके। नहीं होता है तो देखो, हो जाता है तो आगे बढ़ो।
चलो कोशिश करो उसको, जितने में रब कर लूं मैं इसको। ऐसा है तो हम क्या लिख पाएंगे कि ए बी और सी हमारे पास तीन बिंदु हैं इस त्रिभुज में। ये ए है जहां पे माइनस क्यू आवेश रखा है, ये बी है जहां पे क्यू आवेश रखा है, और ये सी है जहां पर भी क्यू आवेश रखा है। चलो अच्छी बात है। अच्छा, कौन किसके साथ बातचीत करेगा? अगर हम ए को पकड़ लें तो ए बी के साथ ही बातचीत कर रहा है और सी के साथ ही बातचीत कर रहा है, तो ए बी और ए सी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम बी को पकड़ लें तो बी सी के साथ भी कर रहा है और बी ए के साथ भी कर रहा है, लेकिन हम ए बी पहले ही लिख चुके हैं। ठीक है, तो हम ए को छुपा लेंगे तो बी किसके साथ कर रहा है? बी सी के साथ कर रहा है, तो ये हो गया। अच्छा, बी को भी छुपा लें तो सी अकेला बचा है, तो बातचीत किसके साथ करेगा नहीं हम, तो ये सारी बातचीत हमारे पास हो गई है। अगर ए बी का मुझे लिखना चाहूं तो इसकी स्थिर ऊर्जा कितनी आएगी? ए और बी को आप देखो तो माइनस के क्यू माइनस क्यू बटे ए, के क्यू माइनस क्यू बटे ए, ये आएगी। ठीक है। अगर बात करता हूं एसी की, अगर एसी की बात करता हूं तो ए और सी कहां गया? ये के इंटू माइनस क्यू बटे ए। और अगर बीसी की बात करता हूं तो के क्यू बटे ए, के क्यू बटे ए, ये मिल गया है मुझे। अच्छा, यहां देखोगे आप ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ एक बचेगा, कोई सा भी एक कैंसिल कर सकते हो आप, तो माइनस के क्यू स्क्वायर बटे ए, ये इसकी स्थिर ऊर्जा बन गई है, हमें इसकी स्थिर ऊर्जा मिल गई है। ठीक है। अच्छा देखो, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ये हमारे पास जवाब आया कितना? माइनस के क्यू स्क्वायर बटे ए, ये हमारे पास जवाब आ गया है। बिल्कुल अच्छी बात है, अगर आ गया है तो, अगर आ गया है तो अच्छी बात है। इसका मतलब समझते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि इसकी स्थिर ऊर्जा जो आई है वो ऋणात्मक आई है, और ऋणात्मक हम जान चुके हैं, पहले देख चुके हैं कि ऋणात्मक स्थिर ऊर्जा आ सकती है। चलिए इसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इस क्वेश्चन को, और हम कहते हैं कि अगर ये हमारे पास स्थिर ऊर्जा मतलब एक निकाय है जिसकी स्थिर ऊर्जा हम निकाल चुके हैं अभी, अगर मुझे इस निकाय को की दूरी बदलनी हो और मुझे ये करना हो कि ये जो आवेश हैं जो अभी ए दूरी पर रखे हैं, एक दूसरे से ए दूरी पर हैं, इनको मुझे ए बटे दो दूरी पर लेकर आना है। कितनी दूरी पर लाना है? ए बटे दो और ए बटे दूरी पर लेकर मुझे आना है इनको। तो इसको करने में, इस चीज को करने में मुझे कितना कार्य करना पड़ेगा, ये मुझे निकाल के देखना है। तो भैया देखो क्या निकाल सकते हैं हम, कैसे निकाल सकते हैं? हमें क्या बना देना है, हमने कैसे बनाना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ ये बना देना है कि जब मेरे पास ए बटे दो दूरी पर ये निकाय हो जाए इस प्रकार से, ए बटे दो दूरी पर, जबकि आवेश माइनस क्यू यहीं रखा है, क्यू यहां है और क्यू यहां है, अब क्या होगा? मतलब ये करने में, ये से ये बनाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, ये मुझे निकालना है। ठीक है। तो कैसे निकाल सकते हैं हम इसके अंदर? अब देखो, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि अभी जो कार्य किया गया है यहां, अभी जो इसकी जो स्थिर ऊर्जा थी वो कितनी थी, इसको हमने निकाला था अभी देख लो। तो ए बी के साथ कितना आएगा? माइनस के क्यू माइनस क्यू बटे ए। ठीक है। और ए सी के साथ प्लस के क्यू माइनस क्यू बटे ए, प्लस बी सी के साथ तो प्लस के क्यू बटे ए। ठीक है। तो यहां से ये तो कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा? यू इनिशियल मतलब प्रारंभिक स्थिति में जो इसकी ऊर्जा थी, तो माइनस के क्यू स्क्वायर बटे ए के बराबर आएगा वो। और इसके बाद देखोगे आप तो कितना होगा, इसके बाद देखोगे आप इस वाली स्थिति में जो कि फाइनल स्थिति है, इस स्थिति में क्या आने वाला है इसमें हम देखते हैं। तो यू फाइनल लिखेंगे हम इसको, यू फाइनल अंतिम स्थिति में जो होने वाला है वो होगा इस दोनों की वजह से ए और बी, इसको हम लिख सकते हैं, अगर ए इसको लिख लो, फिर से बी उसको लिख लो, सी। तो कौन कौन बातचीत करेगा? ए बी और ए सी और बी सी, ये आपस में बातचीत करेंगे। तो ए बी की अगर आप लिखते हो तो के क्यू माइनस क्यू बटे ए बटे दो, प्लस के क्यू माइनस क्यू बटे ए बटे दो ए सी की, प्लस के क्यू बटे ए बटे दो। ठीक है। तो ये तो फिर से कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास? माइनस के क्यू स्क्वायर बटे ए बटे दो, तो ये दो ऊपर यहां पर आ जाएगा, हमारे पास ये स्थिति ऊर्जा मिल जाएगी। हमें निकालना है कितना कार्य किया हमने, इसको ये करने में हमें कितना कार्य करना पड़ा। तो हम बोलेंगे कि हमें जो कार्य करना पड़ा वो है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल के बराबर, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल के बराबर। तो यू फाइनल कितना आ गया हमारा? यू फाइनल कहां है? 2kq बटे ए माइनस के क्यू बटे ए।
ठीक है, तो इसको आप हल कर लो, कितना बचेगा 2k³ बटे ए और ये k³ बटे ए, तो k³ बटे ए बचना चाहिए हमारे पास, प्लस ये हो गया माइनस k³ बटे ए हमारे पास यहां बचना चाहिए। इतना कार्य हमें करना पड़ेगा, इतना कार्य हमें करना पड़ेगा ये करने के अंदर, सही किया ना, बिल्कुल। तो कितना कार्य करना पड़ा हमें, माइनस k³ बटे ए। अच्छा, कार्य धनात्मक आया है कि ऋणात्मक आया है, कार्य धनात्मक आया है कि ऋणात्मक आया है, आप देख सकते हो कार्य हमारे पास ऋणात्मक आया है, नेगेटिव आया है। इसका मतलब यह है कि हमें नेगेटिव कार्य करना पड़ेगा, हमें तो रोकने के लिए कार्य करना पड़ेगा इसको, ऐसा ना हो, ये तो अपने आप ही हो जाएगा। आप देख सकते हो कि Q और Q जो है ये माइनस Q को अपनी तरफ खींच ही रहे, तो ये चाहेगा कि इसके पास आ जाए और a/2 दूरी पर जो जो a/2 दूरी पर इसको लेकर आएगा, वो खुद ही इनका जो आपस में जो इनका बल है, जो इनका एक दूसरे को जो है आकर्षित कर रहे हैं, वो आकर्षण बल ही ले जाएगा। बाह्य कारक को इसके अंदर कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। बाह्य कारक का नेगेटिव कार्य आने का मतलब यह है कि ऐसा होने से रोकने के लिए हमें कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेगेटिव कार्य कितना आ गया हमारे पास, माइनस k³ बटे ए, तो ये हमारे पास नेगेटिव कार्य इसमें आ गया है। तो और थोड़ा सवाल देखते हैं हम, मैं सवाल लिखता हूं यहां पर, आप उनको हल करो, ठीक है, और फिर हम आगे देखते हैं। चलो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक आवेश है, ठीक है, एक आवेश है हमारे पास, Q1 ले लो आप, इसको Q1 है, इसको हमने स्थिर लिया है, इसको हमने रोक रखा है, कील से ठोक रखा है, ठीक है, कहीं जाने नहीं देंगे हम इसको, ठीक है। ये हमारा Q आवेश है, Q1 आवेश है, इसको हमने रोक रखा है। इसके बाद हमारे पास एक और आवेश है Q2, जो कि आराम से कहीं भी जा सकता है, बिल्कुल मुक्त रूप से है, शादीशुदा नहीं है, ठीक है, ये कहीं भी जा सकता है। अगर ये कहीं भी जा सकता है तो हमें बताना है कि जब ये r दूरी पे था, जब ये इस Q1 से r दूरी पे था और हमने इसको छोड़ दिया है, ठीक है, छोड़ा है हमने इसको, तो इसकी प्रारंभिक जो वेग होगा इसका वो कितना हो जाएगा, 0 के बराबर है इसका प्रारंभिक वेग। जब ये d दूरी पर चला जाएगा, Q1 से d दूरी पर चला जाएगा, Q1 से मतलब अपनी प्रारंभिक स्थिति से d दूरी पे, सॉरी, ठीक है, अपनी प्रारंभिक स्थिति पे d दूरी पे चला जाएगा, तो इसका जो वेग हो जाता है वो v हो जाता है। कितना हो जाता है, वेग हो जाता है v के बराबर हो जाता है। यही v आपको बताना है। जल्दी से आप इसको मुझे बता दीजिए किस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। बहुत आसान सवाल है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने वाला सवाल है, थोड़ा सा अलग सवाल है, जो हम करते हुए आए हैं उससे थोड़ा सा अलग है, ठीक, थोड़ा सा मतलब बिल्कुल होना चाहिए ना, बिल्कुल एक जैसे सवाल करते रहोगे तो खुश तो होते रहोगे लेकिन कुछ सीखोगे थोड़ी, अच्छा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसके अंदर एक Q1 लिया, उसको स्थिर कर दिया, स्थिर करने के बाद हमने उसको बोला कि आपने एक Q2 आवेश लिया है, Q2 आवेश लेने के बाद आपने उसको छोड़ दिया है, मतलब आपने रोक कर रखा था, इसको पकड़ रखा था, ऐसे इसको पकड़ रखा था और आपने झट से इसको खट्ट करके छोड़ दिया, तो ये एकदम से भागेगा इधर। क्यों भागेगा, क्योंकि Q1 और Q2 के बीच में एक बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। इस प्रतिकर्षण बल की वजह से ये इधर की तरफ आएगा। अगर इधर की तरफ आएगा तो ये Q2 जब d दूरी पर चला जाएगा अपनी प्रारंभिक स्थिति से, तो प्रारंभिक स्थिति से d दूरी जाने के बाद इसमें कितना वेग हो जाएगा, ये आपको बताना है। चलो किस प्रकार से करेंगे हम इसको, हम इसके अंदर एक संरक्षण का नियम लगाएंगे, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम हम इसके अंदर लगाएंगे तो सही, लेकिन हम इसको कैसे लगा पाएंगे ये चीज सोचने वाली होगी, ठीक है। हम क्यों लगा पाएंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम हम तब लगा पाते हैं तब जब इसके अंदर कोई भी ऐसा बल ना हो जो प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा हो, जैसे कि फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन हो या कोई हवा का प्रतिरोध हो, ऐसा कोई भी बल इसके अंदर आप देख सकते हो नहीं लग रहा है। और जब एक्सटर्नल फोर्स जो हो उसके द्वारा जो कार्य किया गया हो वो शून्य हो। तो ये दोनों चीजें हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, अगर बात करूं मैं फ्रिक्शन की या घर्षण की या किसी और अवरोध बल की, अगर बात करता हूं अवरोधी बल की, तो ऐसा कोई भी बल इसके अंदर नहीं लग रहा है, ये हम देख सकते हैं आसानी से, इसके अंदर कोई भी ऐसा बल नहीं है। अगर बात करते हैं एक्सटर्नल फोर्स द्वारा किए गए कार्य की, जो बाह्य कारक है, जो बाह्य बल है, उसके द्वारा किए गए कार्य की हम बात करते हैं, तो वो जीरो कैसे है, वो कैसे जीरो है, उस पर देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम आपने पढ़ी हुई 11वीं क्लास में, उसे बोलते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा के फाइनल माइनस एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल, हम उसको लिख देते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर अगर मेरे पास एक्सटर्नल फोर्स का वर्क जीरो हो जाए, कार्य जीरो हो जाए, तो मुझे के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल बराबर यू फाइनल प्लस यू फाइनल मिल जाता है, ठीक है। वो हमें लगाता हुआ भी आया हूं मैं, कई सवाल उसके ऊपर करे भी हैं हमने, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा है, हम लिखना चाहते हैं के इनिशियल प्लस यू इनिशियल
बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। इसको होने के लिए जो एक्सटर्नल जो हमारा फोर्स है उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होना चाहिए। एक्सटर्नल फोर्स कोई है क्या इसके ऊपर, आप देखना अगर चाहो ठीक से देखो तो एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है यहां पे जो कि इसको रोकने काम कर रहा है। जो कील हमने ठोक रखी है इसमें जो वो एक्सटर्नल फोर्स है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है और जो विस्थापन होगा उसका सदिश गुणनफल। सदिश वदिश पे हम नहीं पढ़ते हैं चक्कर में, हमें तो सिर्फ इससे मतलब है। आप देख सकते हो क्योंकि ये रुका हुआ है, कहीं नहीं जा सकता है, तो एक्सटर्नल फोर्स द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि इसका विस्थापन शून्य। एक्सटर्नल फोर्स तो है, हां है, लेकिन उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य इसलिए है क्योंकि विस्थापन शून्य है। अगर विस्थापन शून्य है तो हम कह सकते हैं कि इसका वर्ग शून्य है, इसके द्वारा किया गया कार्य शून्य है, और ऐसा कोई भी फोर्स इसमें नहीं है जो कि कार्य कर सके सिर्फ इन दोनों के बीच में जो स्थिर विद्युत बल है उसके अलावा। अगर सिर्फ वो कार्य कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल होगा। ठीक है, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया हमारा फ्रिक्शन हो गया, अवरोधी बल हो गया, या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, ठीक है, असंरक्षी बल होते हैं। और कंजर्वेटिव फोर्स जो संरक्षी बल होते हैं, इसके अंदर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया, ग्रेविटेशन फोर्स आ गया, ठीक है, हमारा स्प्रिंग फोर्स आ गया, ये हमारे संरक्षी बल होते हैं। तो संरक्षी बल अगर इसके अंदर लग रहा है, कोई बात नहीं, वो कार्य कर रहा है, करने दो उसको हमने उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में लिख लिया है, तो हम बोल सकते हैं के इनिशियल प्लस यू इनिशियल जो है वो के फाइनल प्लस यू फाइनल के बराबर है। अब हम इसके अंदर कहानी रखेंगे कि हमें क्या क्या चाहिए। के इनिशियल क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है इसकी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है इसकी, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। रुका हुआ था शुरू में तो जीरो है इसकी काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी उसकी स्थितिज ऊर्जा है वो कितनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा आपने शून्य कर दी, स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी इसकी, के क्यू1 क्यू2 बटे आर, के क्यू1 क्यू2 बटे आर, के क्यू1 क्यू2 बटे आर, ये इसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाने वाली है। अगर ऐसा हो गया है तो के फाइनल कितना होगा, के फाइनल होगा हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि वी इसका वेग हो गया, 40 को मिल गई है वी की, ठीक है, तो हाफ एम वी स्क्वायर। और यू फाइनल कितना हो जाएगा, इसकी फाइनल अंतिम स्थिति में जो स्थितिज ऊर्जा है वो कितनी हो जाएगी। अब दूरी कितनी हो गई दोनों के बीच में, आर प्लस डी, कितनी दूरी हो गई है, आर प्लस डी। अगर ऐसा हो जाता है तो हम लिख पाएंगे के क्यू1 क्यू2 बटे आर प्लस डी। ठीक है, यहां से आप लिख सकते हो कि हाफ एम वी स्क्वायर जो है वो के क्यू1 क्यू2 1 बटे आर प्लस डी माइनस 1 बटे आर के बराबर है, माइनस 1 बटे आर के बराबर है। ठीक है, तो ये हमें मिल गई क्या, इसकी स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब अगर Q1 Q2 का मान आपको पता हो, R का मान पता हो, D का मान पता हो, तो आसानी से आप इसको हल करके निकाल सकते हो। M का मान पता हो तो बिल्कुल आसानी से आप इसको निकाल सकते हो। इसी में थोड़ा सा एक वेरिएशन देखते हैं कि अगर मैं इसको कहूं कि ये बहुत समय के बाद, इसको आपसे पूछा जाए कि बहुत समय के बाद इसका क्या वेग हो जाएगा, ये जो कण है, जो आवेश है Q2, इसका क्या वेग हो जाएगा बहुत समय के बाद। क्या बोल रहा हूं मैं, बहुत समय के बाद। तो बहुत समय के बाद का मतलब क्या होता है कि बहुत समय के बाद d का जो मान हो जाएगा वो इंफिनिटी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर d का मान इंफिनिटी के बराबर है तो हम लिख सकते हैं 1/2 mv स्क्वायर जो है वो k q1 q2 1/∞ माइनस 1/r के बराबर है। तो हमें हाफ mv स्क्वायर जो किसके बराबर आ गया है, k q1 q2 बटे आर के बराबर आ गया है। या फिर आप ये भी कह सकते थे, यहां से आप कह सकते थे कि जो फाइनल इसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी वो शून्य के बराबर हो जाएगी। इनिशियल इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो शून्य के बराबर थी, तो इसकी पूरी की पूरी स्थितिज ऊर्जा इसकी गतिज ऊर्जा में बदल चुकी है। ठीक है, जब ये अंतिम स्थिति इसकी इंफिनिटी पे चला जाएगा, अनंत पे चला जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में इसकी ui जो है वो के फाइनल के बराबर हो जाएगी। इनिशियल इसकी जो ऊर्जा है, जो इसकी प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा है, वो इसकी अंतिम स्थिति ऊर्जा में बदल जाएगी। ठीक है, चलो एक अच्छा सा क्वेश्चन और देखते हैं। चलो आप पॉज करिएगा वीडियो को क्वेश्चन के बाद, देखने के बाद, और उसको हल करने की पहले कोशिश कीजिएगा। इसको सॉल्व आप कर लेंगे तो उसके बाद देखिएगा फिर, है ना।
कभी ऐसा लगता है कि दिल में एक राज है जिसे कहना चाहूं पर कह पाऊं ना। ये Q1 हमारे पास आवेश है, ठीक है, जिसको हमने स्थिर किया हुआ है, कील से ठोका हुआ है। चलिए अच्छी बात है। और ये हमारे पास एक Q2 आवेश है जो कि हम इंफिनिटी से फेंक रहे हैं इधर। यहां मान लिया हमारी इंफिनिटी, ये हमारी इंफिनिटी है, ठीक है। इस इंफिनिटी से हमने इस आवेश को इस तरफ फेंका है, इस तरफ, इस बिंदुआत आवेश को इस तरफ फेंका है v वेग से, जिसका मास हमने लिया है। चलो Q ले लो दोनों को, क्यों और क्यों ले लो आप इसको, क्यों, इसको भी क्यों ले लो, इसको भी क्यों ले लो। तो क्यों और क्यों लेने के बाद आपको बोलेगा कि इसको हमने इसको हमने v से फेंका है। कहां से? इंफिनिटी से हमने इसको v से फेंका है। आपको बताना है कि जब ये चलेगा इधर तो चलता जाएगा, क्योंकि ये प्रतिकर्षण बल लगा रहा है इसके ऊपर। तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब ये रुक जाएगा तात्क्षणिक रूप से और फिर वापस इधर चलने लगेगा। तो वो जो मिनिमम दूरी है, जो इसकी न्यूनतम दूरी है, जितनी दूरी पर ये पहुंच सकता है इस Q के पास, वो न्यूनतम दूरी आपको पता करनी है, ठीक है। तो वो वीडियो को पॉज करो और इसको करने का हल करो, फिर हम करते हैं इसको, ठीक है। चलो, कर लिया क्या, देख लिया क्या आपने? मुझे लगता है आपने कर लिया होगा। अगर आपने कर लिया है तो मैं बोलूंगा आपको कि यहां तक आने में हम मानते हैं कि ये इतनी दूरी तक आ चुका है। इनिशियल इसकी दूरी तो आप मानेंगे कितनी? अच्छा, इन्फिनिटी दे रखी है, आर मिनिमम कितनी है? आर मिनिमम, इसको हम मान लेते हैं ये इसका न्यूनतम दूरी है, जितनी न्यूनतम दूरी ये चल सकता है। अच्छा, अगर इतनी न्यूनतम दूरी ये चल सकता है तो हम क्या लिखेंगे कि इसके अंदर ऊर्जा संरक्षण का नियम हम लगा सकते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या बोलेगा कि K इनिशियल प्लस U इनिशियल जो है वो K फाइनल प्लस U फाइनल के बराबर होना चाहिए। होना के चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीज हम पहले समझ चुके हैं कि इसका वर्क इसलिए शून्य होगा, इसका कार्य इसलिए शून्य होगा क्योंकि इसमें कोई विस्थापन नहीं आ रहा है। चलो, अच्छी बात है। अच्छा, अब हम देखते हैं हर स्थिति में क्या स्थिति ऊर्जा आ रही है और कितनी गतिज ऊर्जा आ रही है। अगर मैं इनिशियल इसकी बात करता हूं कि कितनी इसकी गतिज ऊर्जा होगी, तो आप बोलोगे क्योंकि इसकी चाल v वेग है, v चाल है, तो हाफ mv² इसकी हमारे पास गतिज ऊर्जा हो जाएगी, ठीक है। अगर इसकी मैं स्थितिज ऊर्जा की बात करता हूं इनिशियल, तो बोलूंगा कि वो शून्य है, क्योंकि इन्फिनिटी पे हमने मान रखा है कि इन्फिनिटी पे जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो शून्य के बराबर होती है। चलो, अच्छी बात है। अब बात करते हैं हम किसकी, हम बात करते हैं प्रारंभिक स्थिति की बात कर ली हमने। अब हम बात करते हैं कि जब ये आर मिनिमम पे चला जाएगा तब क्या स्थिति होगी। तो इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो कितनी हो जाएगी? ये तात्क्षणिक रूप से रुकेगा। यहां पर जो वेग होगा वो v जो होगा वो शून्य के बराबर होगा। तो यहां पर k फाइनल क्या हो जाएगा? बिल्कुल जीरो हो जाएगा। चलो, और u कितना हो जाएगा? u फाइनल जो हो जाएगा वो k q यानी कि KQ² बटे r मिनिमम के बराबर होगा। क्या ये चीज समझ में आई? अगर ऐसा है तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं? K इनिशियल प्लस U इनिशियल। K इनिशियल कितना हमारा? हाफ mv²। U इनिशियल कितना हमारा? शून्य। K फाइनल कितना हमारा? शून्य। और Q फाइनल कितना हमारा? KQ² बटे R मिनिमम, ठीक है। अब यहां से आप देखो कि हाफ mv² बराबर जो है वो KQ² बटे R मिनिमम के बराबर आ गया है। और हम यहां से कह सकते हैं कि R मिनिमम जो है वो KQ² 2KQ² बटे, इसको नीचे ले गए हम, देखो कितनी गड़बड़ हो रही है मुझसे, इतना छोटा सा सॉल्व नहीं हो रहा, mv² के बराबर आ गया। ये हो गया हमारा R मिनिमम। इतनी मिनिमम दूरी मतलब इतनी न्यूनतम दूरी तक वो पहुंच सकता है, मतलब क्योंकि इतना पास पहुंच सकता है, इससे ज्यादा पास नहीं जा सकता। अगर आपने वेग v दिया है और q आपको पता है, m पता है आपको, तो आप इसका मान निकाल सकते हो कितनी मिनिमम दूरी तक ये जाएगा। तो ये भी एक अच्छा सवाल था, इसमें भी थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ा कि R मिनिमम पे जाएगा तो इतना होगा। अगर मैं कह देता कि इसको मैंने किसी R दूरी से छोड़ा है, मैं बोलता हूं मैं अभी इन्फिनिटी छोड़ा मैंने, अगर मैं कहता किसी R दूरी से मैंने इसको छोड़ा है, तो R दूरी से छोड़ने में कुछ फर्क नहीं पड़ता। R दूरी में छोड़ने में, अगर R दूरी छोड़ते तो कितना हो जाता? UI कितना हो जाता? KQ1 Q2 यानी कि KQ² बटे R के बराबर आया था। और यहां जहां हमने U इनिशियल की जगह पर 0 रखा है, वहां पर हम क्या रख देते? KQ² बटे R रख देते। उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, वो भी आसान सवाल ही था, तो उसको भी आप आसानी से कर सकते थे। तो ये भी एक सवाल हमने किया। अभी एक सवाल और देखेंगे हम इसमें, एक सवाल और देखो भाई। अच्छा, अभी तक ये जो Q आवेश था ना, जिसको हमने पहले लिया था, इसको कील ठोक रखी थी हमने,
उसकी कील निकाल देते हैं हम, ठीक है, बहुत परेशान है वो, कील चुभ रही है उसके। अब हम उसकी कील निकाल देते हैं और उसको छोड़ देते हैं मुक्त, ठीक है, मुक्त छोड़ दिया हमने उसको। जब हमने उसको मुक्त छोड़ दिया है तो वो भी चलेगा। अब अगर वो चलेगा, अगर वो चलेगा तो आप मानो कि ये आवेश Q1, Q ले लेते हैं, Q1 Q ले लेते हैं, और ये आवेश Q2 फिर Q ले लेते हैं, R दूरी पर हैं प्रारंभिक स्थिति में, ठीक है। इसको वेग हमने दिया है इस तरफ v, कितना वेग दिया है v। अगर v वेग दिया है हमने इसको तो, और दोनों फ्री हैं चलने में, तो अब ये इसके पास जाएगा, बिल्कुल जाएगा, और जैसे जैसे ये पास जाएगा वैसे वैसे ये दूर जाएगा, ये पास जाएगा और ये दूर जाएगा। अगर ये पास आ रहा है, ये दूर जा रहा है, तो इनके बीच की दूरी बढ़ेगी घटेगी, क्या होगा ये हमें समझना है पहले तो, ठीक है। हम समझते हैं, मैं आपको सवाल में समझा देता हूं पहले कि बढ़ेगी घटेगी। अच्छा, क्या होगा इसमें कि जब ये इसके पास जाएगा तो पहले तो इनके बीच की दूरी घट रही है, ठीक है, घट रही 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 है, फिर कुछ समय बाद इनकी दूरी बढ़ने लगेगी, क्योंकि इनके बीच में प्रतिकर्षण बल है, ठीक है। जब तक इसका, इस v का, ये जो v है इसके पास, इस v का इसके ऊपर, इस v का इसके ऊपर जादू रहेगा जब तक इसके ऊपर, तब तक इनके बीच की दूरी घटेगी, और जैसे ये जादू जाएगा वैसे ही इनके बीच की दूरी बढ़ने लगेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका जो इसके ऊपर प्रतिकर्षण बल लग रहा है, इसकी वजह से इसका वेग भी बढ़ रहा है। अब ये दूरी जो कम हो रही है, पहले शुरुआत में इनकी जो कम होके बढ़ रही है, पहले कम हो रही है फिर बढ़ रही है, तो कम जो दूरी हो रही है, ये न्यूनतम मान क्या ले सकती है ये हमें बताना है। कौन सा न्यूनतम मान ये ले सकती है हमें बताना है। अगर प्रारंभिक स्थिति में यह है कि हमने v वेग से इसको छोड़ा है और शुरू में ये रुका हुआ था, इसका जो प्रारंभिक वेग था वो 0 था, ठीक है। यह बताना है कि कितना इसका मिनिमम दूरी, इसके न्यूनतम दूरी कितनी हो सकती है। तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, हम लिख सकते हैं यहां पर कि कुछ इस प्रकार की स्थिति हो जाएगी कुछ देर बाद कि ये जो है, ये जो आवेश है ये V0 से चल रहा होगा, ठीक है, V0 मान लेते हैं हम इस पे, ठीक है। और ये जो Q आवेश है वो यहां आ गया होगा, दूसरा वाला, वो भी V0 से चल रहा होगा, और अभी इनके बीच में दूरी जो होगी वो मिनिमम होगी। इनके बीच की दूरी मिनिमम तब होगी जब ये दोनों लोग समान वेग से चल रहे होंगे, ठीक है। इसका बढ़ रहा था, इसका वेग बढ़ रहा था, इसका वेग घट रहा था, तब तक दूरी घटती रहेगी जब दोनों समान वेग पर नहीं आ जाएंगे। इसके अगले ही क्षण इसका जो मान है, V0 का जो मान है वो बढ़ेगा, इसका मान अभी भी घट रहा है, इनके बीच की दूरी बढ़ने लग जाएगी। तो हमें यह पता चल गया कि जब दोनों का वेग समान हो जाएगा तब तक इनके बीच की दूरी न्यूनतम होती रहे, मतलब कम होती रहेगी, और अब इस कंडीशन में न्यूनतम हो जाएगी। तो हमें यही निकालना है कि R मिनिमम कितना होगा। तो हम निकाल सकते हैं इसको आसानी से। इनिशियल की बात करें, प्रारंभिक स्थिति की बात करें, तो यहां पे आप लिखोगे के इनिशियल जो है वो किसके बराबर है, हाफ mv² के बराबर है, ठीक है। अगर फाइनल यू इनिशियल की बात करते हैं तो किसके बराबर है, KQ² बटे R के बराबर है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई। अगर हम यू फाइनल स्थिति की बात करें तो K फाइनल इसके बराबर है हाफ m V0 का स्क्वायर प्लस हाफ m V0 का स्क्वायर, ठीक है। m जो है हमने समान चार्ज लिए हैं, समान आवेश लिए हैं, तो m आप मान सकते हो इनको। और यहां पर u फाइनल जो होगा वो कितना हो जाएगा, KQ² बटे R मिनिमम। ये हमें मिल गया है यहां से। तो हम क्या लिख पाएंगे, K इनिशियल प्लस U इनिशियल बराबर K फाइनल प्लस U फाइनल। अब तो जो बाह्य बल था वो है ही नहीं, तो हम इसको आसानी से लिख सकते हैं। तो हाफ mv² प्लस KQ² बटे R बराबर, फाइनल वाला लिख दो, हाफ mv² प्लस हाफ mv² को मैं लिख देता हूं mv0² प्लस KQ² बटे R मिनिमम, ठीक है। अब इसके अंदर देखो आपके पास V0 भी नहीं पता आपको, R मिनिमम भी नहीं पता आपको, तो ये तो एक ही इक्वेशन बनी है, तो इसको तो हल करने से फायदा है नहीं। V0 और R मिनिमम के रूप में आपको जवाब मिलेगा। अगर V0 के रूप में आपको जवाब मिलता है तो उससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि V0 हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ नहीं है। तो अब क्या करें हम, अब हम इसके अंदर देख सकते हैं कि कोई भी बाह्य बल नहीं लग रहा है।
अब इसके अंदर अगर कोई भी बाह्य बल नहीं लग रहा है तो हम संवेग संरक्षण लगा सकते हैं इसके अंदर, कि इसका जो संवेग होगा वो हमेशा ही संरक्षित रहेगा। देखो कोई भी इसके अंदर बाह्य बल नहीं है, कोई भी किसी प्रकार का बाहर से कोई कार्य नहीं हो रहा है, कोई भी काम नहीं कर रहा है, कोई बल नहीं लग रहा है इसके बाहर पर, तो हम बोल सकते हैं कि संवेग संरक्षित रहेगा। अगर संवेग संरक्षित रहेगा तो इनिशियल जो संवेग था इसका और फाइनल जो संवेग होगा इसका वो बराबर होगा। इनिशियल संवेग इसका क्या होगा, mv, सिर्फ ये वाला चल रहा था तो mv, और फाइनल कितना हो जाएगा mv0 प्लस mv0। तो आपको यहां से क्या मिल गया, mv बराबर 2mv0, v0 बराबर v बटे 2। इस v0 का मान आपको ऊपर रखना है और आपको आंसर निकालना है। अगर चाहें तो हम निकाल लेते हैं उसको। क्या लिखेंगे हम इसके अंदर, हाफ mv² प्लस kq² बटे r बराबर mv0², यानी कि mv0 की जगह पे क्या रखूं मैं, v बटे 2, तो v² बटे 4 या 1 बटे 4 mv² प्लस kq² बटे r मिनिमम। यहां से इसको हम हल कर लें, थोड़ा सा इसको उधर ले आते हैं, तो 1 बटे 2 माइनस 1 बटे 4, 2 बटे 4, 1 बटे 4, 1 बटे 4 mv² बचेगा हमारे पास, प्लस kq² बटे r बराबर kq² बटे r मिनिमम। ठीक है, ये हमें मिल जाएगा। अगर मुझे इंफिनिटी से छोड़ा होता, मैंने इसको, मैं कहता कि मैंने इसको इंफिनिटी से छोड़ा है, आर से नहीं छोड़ा है। अगर इंफिनिटी से छोड़ा होता तो ये हो जाता 0, अगर ये 0 हो जाता तो बोलता 1 बटे 4 mv² जो है वो kq² बटे r मिनिमम के बराबर होगा। यहां लिख लें आप कि अगर इंफिनिटी से छोड़ा जाए तो, अगर अनंत से छोड़ा जाए कितने वेग से, v वेग से। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा यहां से, r मिनिमम बराबर 4 kq² बटे mv²। ये अगर अनंत से छोड़ा जाता तो हमारा आंसर होता, और ये वाला आंसर आता अगर r से छोड़ते हैं हम। तो आप दोनों में से कोई भी जो आपसे पूछा जाए उसको आप कर सकते हो। तो आज की क्लास में हमने देखा स्थितिज ऊर्जा, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इतना मुश्किल शब्द मुझे लग रहा है ये बोलने में, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमने आज देखा है आज की क्लास में। और हमने सीखे उसके ऊपर कई सवाल, किस तरह के सवाल बनते हैं, कैसे चार्ज को फिक्स करो, छोड़ो, और कितना हमने ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाया, संवेग संरक्षण का नियम भी लगा लिया हमने लास्ट में। पूरा मैकेनिक्स जो हमने पढ़ा था, गतिकी हमने पढ़ा होगा 11वीं में, उसको हमने यहाँ पर यूटिलाइज किया। गतिकी पढ़ाया इसलिए जाता है आपको ताकि आपको 12th में उसको यूटिलाइज कराया जाए। तो आज हमने ये सीखा है, इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे क्लास के अंदर, अगली क्लास के अंदर। ठीक है, आज के लिए हम यही खत्म करते हैं, तो थैंक यू।